अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। गुज़श्ता 4 साल से लंदन में खुद साख्ता जलावतनी काटने वाले लीगी कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वापसी में अब सिर्फ 3 रोज़ बाकी हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर छाए बेयकीनी के बादल भी आहिस्ता आहिस्ता छटते दिखाई दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक लंदन से सऊदी अरब पहुंचने वाले नवाज शरीफ ने उम्रा अदायगी के बाद सऊदी हुकाम से मुलाकातें की हैं, जबकि सऊदी अरब से दुबई और दुबई से पाकिस्तान आमद के लिए टिकट भी कंफर्म हो चुका है। ज़राए के मुताबिक दुबई से लाहौर पहुंचने वाले नवाज शरीफ की परवाज़, जिसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है, पाकिस्तान आमद से पहले उनकी कानूनी टीम 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देगी। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का दावा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। मुल्क की सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर डील या ढील की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म और लीगी कायद नवाज शरीफ की वापसी को किसी डील का नतीजा करार दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब सुलाखों के पीछे मौजूद चेयरमैन पीटीआई के लिए चंद लोग डील बनाने के लिए सरकर्दा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एट दिस पॉइंट इन टाइम लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेकर इसे एक डील का शाखसाना भी करार दे रही है। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाही नहीं बल्कि सईद गनी को भी ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, बशमूल पीटीआई को, एमक्यूएम को। लेकिन हो ये रहा है, पीपल्स पार्टी के सामने इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, उनकी सरपरस्तियां हो रही है, उनको रास्ते बताए जा रहे हैं, उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो कांटे हटा के फूल बिछाए जा रहे हैं। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर भी पीटीआई डीपली रूटेड तो है। लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी अपनी एक राय है। जब मियाँ साहब पाकिस्तान लैंड करेंगे तो उसके बाद एक नया सवालनामा होगा, क्या गिरफ्तार होंगे या डायरेक्ट मीनार पाकिस्तान जाएंगे। उसके बाद सवाल तो ये भी उठेगा कि वो अदालत की तरफ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, एब्सकॉन्डर हैं, अब क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्या आसानी से उनको को ब्लैक चेक मिल जाएगा। ये तासुर आबिद ज़ुबैरी साहब का है, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, और जो बात एट दिस पॉइंट इन टाइम कर रहे हैं बड़ी मानी खेज़ है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पाकिस्तान से लंदन गए थे तो उस वक्त बीमारी का उज़्र था, और यही प्ली उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ली थी। लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था, तो उस वक्त की तहरीक इंसाफ हुकूमत जो बरसर इक़्तिदार थी, उन्होंने मियां नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला था। यानी सिर्फ अदालत नहीं थी बल्कि अदालत के साथ साथ हुकूमत वक्त भी थी जिन्होंने इंडोर्स किया था अदालत के हुक्मनामे को। और फिर खुद चेयरमैन पीटीआई जो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनका यह कहना था कि जब उनकी रिपोर्ट्स कैबिनेट में आई तो उस वक्त उनका दिल पसीज गया और मियां नवाज शरीफ को वापस और लंदन में इलाज की गरज से भेज दिया गया। वो लंदन तो चले गए लेकिन उसके बाद उनकी वापसी नहीं हो सकी। अब 4 साल के बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस पहुंच रहे हैं तो उनके वो केसेस भी, उनका एक क्विक फ्लैशबैक हो रहा है। वो अल अजीज़िया केस हो, वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस हो, यकीनन कुछ केसेस तो ऐसे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस भी है जिसमें मरियम नवाज साहिबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है, और उसी की ग्राउंड बनाते हुए, प्ली लेते हुए लीगी रहनुमा, लीगी क़यादत और लीगी कानूनी टीम ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब के सामने वो अदालती नज़ीर मौजूद है। मरियम नवाज साहिबा के एक्विटल के बाद, बरी होने के बाद, मेरिट्स के ऊपर इस केस की कंटेस्ट होने के बाद नवाज शरीफ के लिए भी हर्डल कोई नहीं है। दूसरी तरफ अल अजीज़िया केस है जिसमें नवाज शरीफ साहब को 7 साल की सज़ा है, उसी में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी करार दिया गया है। अब उन्होंने अगर सरेंडर करना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करना है, तो क्या इस्लामाबाद जाएंगे या लाहौर पहुँचेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उस वक्त का जो मंजरनामा है, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की ज़बान पर एक ही कलमा था कि मुझे क्यों निकाला, और मुझे क्यों निकाला का सवाल ना सिर्फ लाहौर की जीटी रोड पर था, मोटरवे पर था, बल्कि लंदन पहुंचने के बाद भी बार बार वो यही सवाल उठाते रहे। उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, कुछ ऑडियो लीक्स भी हुई। एक ऑडियो लीक तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की भी हुई, और उस ऑडियो लीक में वो जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे राना शमीम साहब के मुताबिक वो गुफ्तगू, उस वक्त उनको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की गई थी कि ये मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस बनाना है, और इससे इनको, यानी वो जो केस मौजूद है अदालत में, उससे आसानी से एक्विटल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद उस वक्त के जज अरशद मलिक साहब, उनकी वीडियोज़ भी सामने आ गई, ऑडियोज़ भी सामने आ गई, उनका स्टेटेड पोजीशन भी सामने आ गया जज मरहूम साहब का, उनको बरतरफ भी कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर केस भी चला, जज तो बरतरफ हो गए लेकिन केस अपनी जगह पर स्टैंड करता रहा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का
जो बहुत बड़ा नैरेटिव है वो ये है कि उस वक्त हवाओं का रुख उनकी मुखालिफ सिमत में था और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और वक्त की हुकूमत ने मिलके मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया था। केसेस मन घड़त थे और फिर वो बार बार 5 के टोले की बात भी करते हैं और उनके नज़दीक तो उन्हें अदालत जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ज़रा ये दावा कर रहे हैं, ख़ासतौर पे आज इरफान सिद्दीकी साहब ने भी ये कहा कि मियां साहब अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। वो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं और उस वक्त भी अपनी बेटी का हाथ थाम के वो पाकिस्तान आ गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। तो अभी गिरफ्तारी से डरते नहीं, बल्कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। लेकिन अपनी होगा क्या? पहले इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लाहौर आएंगे, टिकट कॉन्फर्मेशन से मुताल्लिक अब तक क्या इतलात है? सबसे पहले लीगी रहनुमा अली गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अली गौर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मियां साहब की वापसी से मुताल्लिक टिकट कॉन्फर्मेशन अब ज़राए कह रहे हैं कि कंफर्म हो गया है, तो आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या ये खबर दुरुस्त है, टिकट कॉन्फर्मेशन है और रूट क्या होगा? जी बिल्कुल, हमें तो उस वक्त से कंफर्म है जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर अनाउंस किया था। और जाहिर है कि एक तबका है जो अपनी आदत से मजबूर है और प्रोपोगंडे मतलब करता है कि कभी, चूंकि उनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने नेगेटिव शायद कामों के उनको ज्यादा वो मतलब है कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अलबत्ता PMLN में तो कोई दूसरी राय नहीं, अल्लाह के फजलो करम के साथ इंशाअल्लाह ताला बफज़ले ताला 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब। मैं टिकट कॉन्फर्मेशन का सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि वो टेक्निकल लैंडिंग की बात भी हो रही थी कि वो इस्लामाबाद में क़याम करेंगे, उसके बाद लाहौर पहुंचेंगे। कोई ऐसी इत्तलात भी है कि पहले इस्लामाबाद जाएंगे फिर लाहौर आएंगे? जी देखिए, मुझे रूट का तो नहीं अंदाजा, लेकिन मुझे ये पता है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो 21 तारीख को मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम से खिताब करेंगे और वो कारकुनान जो कि बेताबी के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, गली कूचों में रौनकें हैं। मैं इस्तकबाल की तैयारियों पर भी आता हूं सर, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक लीगल टीम अदालत का दरवाजा खटखटाने नहीं पहुंची है, यानी अदालत से रुजू नहीं किया उनकी लीगल टीम ने और उनकी आमद में अब घंटों की बात है, मुश्किल 3 रोज रह गए हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? देखें, इरफान सिद्दीकी साहब ने आज ट्वीट की थी कि नवाज शरीफ साहब वापसी पर तमाम कानूनी तकादे पूरे करेंगे और जो लोग गलत फहमियाँ डाल रहे हैं या जो लोग अभाम डालना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी में, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी बात है और 21 तारीख को नवाज शरीफ आ रहे हैं। जाहिर है वो तो उस वक्त भी उन्होंने कानून के आगे सरेंडर किया था जब उनको झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई थी, जब उनकी मैं जानना ये चाह रहा हूँ ना सर कि सरेंडर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने करना है। ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अगर सरेंडर करना है तो उनको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट तो एपलेट कोर्ट नहीं है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। जी वो जाहिर है कि जो भी कानून और आइन के तकादे हैं, जब ये एक मैं बात कर रहा हूँ कि वो तमाम कानूनी तकादे पूरे करेंगे तो वो फिर उनकी जो लीगल टीम है वो बेहतर समझती है कि वो कानून के मुताबिक जो है वो किस अदालत में उन्होंने जाना है, जिस अदालत से उन्होंने मतलब है कि पेश होना है या जिस अदालत के आगे उन्होंने कानूनी तौर पर हाजिरी लगानी, उसी अदालत में यकीनी तौर पर हो जाएगा और रिलीफ मिल जाएगा। नहीं, रिलीफ का तो देखिए, रिलीफ तो हम तो कहते हैं कि ये जो उनके खिलाफ सजाएं थी ये सारा एक ड्रामा था और ये तो एक झूठ पर मबनी मुकदमात थे। तो जाहिर है अदालत से हम तवक्को करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस बार लाजमी इंसाफ मिलेगा जो कि पहले नहीं मिल सका। By any means he will have to appear before the court। आपके जो 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत में पीपल्स पार्टी आपकी मरकजी इत्तेहादी रही है, उसके अकाबरीन का ख्याल ये है कि मियाँ साहब किसी डील के नतीजे में पाकिस्तान आ रहे हैं और जब डील होती है तो फिर अदालतों से रिलीफ तो मिल जाता है। देखिए बात ये नहीं है, अगर डील के नतीजे में नवाज शरीफ साहब ने आना होता तो फिर आप बताएं कि जो मतलब है कि ये अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उस फैसले में इस बात पे बहस की जाती है कि जनाब जो साबका केसेस हैं उन पर इतलाक नहीं होगा, तो फिर अगर कोई डील होती तो फिर ये बहस। लेकिन उसका काउंटर तो आपके पास है ना कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद आपकी 5 साल की सजा तो पूरी हो गई है। देखिए बात ये है कि झूठे मुकदमात हैं, गैर आईनी और गैर कानूनी मुकदमात हैं,
उनमें इंसाफ मिलना नवाज शरीफ साहब को उसी तरह से ज़रूरी जिस तरह से हर पाकिस्तानी का हक है। मुझे बताइए अब आपकी तैयारियां कैसी हैं? मैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब का स्टेटमेंट देख रहा था, वो कहते हैं कि उतनी बड़ी तादाद में लोग नून लीग इकट्ठे नहीं कर सकती जितनी तादाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान आमद पर लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इस्तकबाल किया था। एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल था। देखिए, हमारा कोई मुकाबला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या किसी और जलसे से नहीं है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हर गली कूचे से, हर शहर से मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए लोग आ रहे हैं, और जब इधर लोग पहुंच जाएंगी तो हर आंख देख लेगी, कैमरे की आंख भी देखेगी, अवाम की आंख भी देखेगी कि अवाम का किस तरह से जमे गफीर जो है वो नवाज शरीफ साहब का वालेहाना इस्तकबाल करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल है, जिस तरह से कि पाकिस्तान और PMLN के जो कारकुनान है और पाकिस्तान के अवाम पुरजोश तरीके के साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, KPK, सिंध, कराची, बलूचिस्तान, हर जगह से काफिर उनके इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी समेत कुछ सियासी अकाबरीन का ख्याल ये है कि मियाँ साहब भी आ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत अच्छा हो जाएगा अगर चेयरमैन PTI के साथ भी मामला तय हो जाए, यानी उनको भी इलेक्टोरल फील्ड में उतार दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यू एग्री विद दिस? देखिए, बिल्कुल आपकी बात इस हद तक तो ठीक है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अब खैर कोई बदले वाली बात नहीं है। मतलब 2018 में जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को और हमारी PMLN की तमाम लीडरशिप को झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाकर सलाखों के पीछे भेजा गया था, जिस तरह से 2-2 साल जमानतें भी नहीं हुई थी, जिस तरह से हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई गई थी, और जिस तरह से विक्टिमाइज किया गया और RTS सिस्टम के जरिए फिर भी वोट चोरी करना पड़े, तो इससे हटके 9 मई के जो वाकयात हुए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के शोधा की यादगारों को तोड़ा गया है, जिस तरह से शोधा के मुजस्समों को जो है तोड़ा गया, जिस तरह से मोटरवेज जलाए गए, MM आलम का जहाज जो है उसको आग लगाएगी, सरगोदा में एयरफोर्स के जो जहाज थे उनको जिस तरह से आग लगाएगी, जिस तरह से अदालतों में उस दिन आग लगाएगी, तो ऐसी पार्टी मैं नहीं समझता कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। हर सियासी पार्टी के साथ डायलॉग होना चाहिए, लेकिन पहले ये क्लियर करना होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ स्ट्रगल कर रही है। आज भी तहरीक इंसाफ का एक वफ्द सदर मुमलिकत से मिला है, रऊफ हसन साहब और बैरिस्टर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी उनकी मुलाकात हुई है और कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जा सके, रिवाइवल हो सके PTI का। लेकिन PTI शिकस्त और रेखत का भी शिकार है, टूट फूट भी हो रही है। गुज़श्ता रोज़ फ़ारूक हबीब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, अब नेक्स्ट कौन होगा ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। अब इसी पर बात करेंगे, खासतौर पे मियाँ साहब की जो वापसी को लेकर टेक्निकल ग्राउंड्स है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीक सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है, हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिद्दीकी साहब, बहुत सारे सियासी और अदालती वाक़यात के आप ऐनी शाहिद हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त जो फ़ज़ा बन रही है सियासी तौर पर भी और ख़ास तौर पे अदालत के अंदर भी जो फ़ज़ा है, क्योंकि अदालत में कुछ चेंजेस को लेकर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ साहब की वापसी से मुताल्लिक फ़ैसला करना चाह रही थी और कह रही थी कि जिस वक्त जब तक चीफ जस्टिस तब्दील नहीं होते तब तक जो है मियाँ साहब की वापसी नहीं होती, यानी इससे मशरूत किया जा रहा था। तो आप क्या समझते हैं, वहाँ भी फ़ज़ा साजगार है मियाँ साहब की वापसी को लेकर? टेक्निकली हालात बेहतर है? दो चीज़ें हैं मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के हवाले से। जब मियां नवाज शरीफ को निकाला गया था तो क्या किसी डील के तहत निकाला गया था? अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें एविडेंस भी आ चुकी है, जज साहब के बयानात भी आ चुके हैं कि किस तरह से उनको सजा दिलवाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर था, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि मियां साहब जो है वो बाहर गए और अदालत के जरिए से गए। फिर उस वक्त की जो अपना वो थी हुकूमत इमरान खान साहब की, तो उस वक्त ECL से उनका नाम भी निकाला गया था। तो अब जनरल परवेज मुशर्रफ का है, जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम भी ECL से निकाला गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फिर उस तरह से निकाला गया था। तो अब बहुत सारी इसको जो है ना वो बड़ा एक मुश्किल सा काम हो गया कि कैसे किया जाए। अब अगर कुछ नाइंसाफियां हुई हैं तो उन नाइंसाफियों को दूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी हमने प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर एक्ट की जो प्रोसीडिंग थी उसके अंदर देखा कि जज साहिबा ने कहा कि हमने माजी के अंदर जो है वो अदालत ने जो है वो ऐसे इकदाम किए हैं कि जिसकी वजह से जो है वो
पाकिस्तान की और निज़ाम इंसाफ के ऊपर उसका दबा है। अब यहाँ पे एक ये बड़ी अहम चीज लगती है कि नाइंसाफी हुई है। अब उस नाइंसाफी को दुरुस्त करने के लिए आपको एक तरीका कार जो है वो जाहिर है वो तो अपनाना पड़ेगा। मियां साहब के केस के अंदर अगर देखा जाए तो जाहिर है वो एक अदालती हुक्म के जरिए जो है वो मुल्क से बाहर गए थे और वो अदालती हुक्म जो है वो अभी तक मौजूद है, वो सेट असाइड नहीं हुआ। तो अब लीगल पोजीशन क्या है, एक शायद केस के अंदर जो है वो उनको पीओ डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब वो वापस आते हैं तो वो अदालत की उस ऑर्डर के तहत ही वहीं पे होंगे, उस अदालत की कस्टडी के अंदर होंगे। तो वहां से जो भी प्रोसेस, लीगल प्रोसेस है वो शुरू होगा, क्योंकि अल अजीजिया के अंदर उनकी जो है वो कन्विक्शन मौजूद है, उसकी अपीलें जो है वो 5-4 साल से हाई कोर्ट के अंदर पड़ी हुई हैं। नहीं, लेकिन उससे पहले सर ये बताएगा ना कि मियां साहब को ये जो इंटरिम रिलीफ चाहिए वो किस कोर्ट से चाहिए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वो बाहर गए थे और उस वक्त की हुकूमत ने उनका नाम ईसीएल से निकाला था। तो क्या लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई हम इस सिलसिले में आपके कहने पर गए थे, अब वापस आ रहे हैं? क्या लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने बेल अप्लाई करनी है या फिर सरेंडर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करना पड़ेगा, जो एपलेट कोर्ट? नहीं, यहाँ पे बेल वाला इशू नजर नहीं आता है। देखें, एक तरफ अगर लीगली देखा जाए तो एक कन्विक्शन है उनकी एक केस के अंदर, और उस केस में वो इलाज के लिए अदालती हुक्म के जरिए गए थे, तो वो उसी अदालत के सामने जाएंगे और वो लाहौर हाई कोर्ट है जहाँ पे जाके वो कहेंगे कि जनाब ये मैं आ गया हूँ, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और ये सारी सिलसिला है। और फिर उसके बाद जब वो वहां पे आएंगे तो फिर जो है वो उनके बाकी अदालतों के अंदर जो मुकदमात हैं वो उनकी अर्ली हियरिंग के लिए दरखास्तें दे सकते हैं। अब अपीलें हैं, देखना तो ये है ना कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि उनको फेस करनी पड़ेंगी लीगली। लेकिन क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि मियां साहब की टीम, ये खबर आ रही है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। आप ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल रिकॉर्ड भी लाहौर हाई कोर्ट पे सबमिट कराते रहे, तो क्या लाहौर हाई कोर्ट फिर कोई ट्रांजिट बेल देगी या राहदारी जमानत होगी कि आपको अल्टीमेटली जाना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, हम आपको ये एक इंटरिम रिलीफ दे देते हैं कि तब तक आपको गिरफ्तार ना किया जाए जब तक आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश ना हो जाए? देखें, इसमें हमने ये देखा है कि माजी के अंदर अभी केसें हैं जिसमें बगैर पेश हुए भी राहदारी बेल जो है वो मिलती रही है। लेकिन कानून की जरूरत ये है कि जिसको राहदारी बेल चाहिए वो पहले लॉ के सामने सरेंडर करे। अब मियां साहब के केस के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो पीओ हैं या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उनको डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें उस वक्त तक उनका राइट अक्रू नहीं होता जब तक कि वो उस मैजिस्ट्री ऑफ लॉ के सामने खुद को सरेंडर नहीं करते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि वो वहां पे जाके अपने आप को सरेंडर करते हैं और बेल अप्लाई करते हैं, वहां पे बेल मिल जाती है। वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते। हाँ, वो फिर उसके बाद जो है वो वहां। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद। माशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर में लगातार इस्तेहकाम जारी है, जबकि डॉलर की कीमत में गिरावट मुसलसल हो रही है। आज की तारीख में डॉलर की कीमत में मजीद कमी वाक़ई हुई है और आज डॉलर 275 रुपये में ट्रेड हो रहा है। ये वही डॉलर है जो सितंबर के शुरू में ओपन मार्केट में 340 रुपये में भी नहीं मिल रहा था और एक माह से ज़ायद अरसे में डॉलर की कीमत में तकरीबन 65 रुपये की यकीनन एक तारीखी और काबिल सत्ताइश कमी है और हुकूमती एक्शन की बदौलत ही है। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है वो भी जारी है। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इसी अज़्म का आदा किया गया है कि स्मगलर्स के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी है वो कार्रवाइयाँ इसी तरह से जारी रहेंगी और स्मगलर्स के गिर्द जो है वो शिकंजा मजीद सख्त किया जाएगा। शायद यही वजह है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 272 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ये दिस इज़ वन ऑफ द की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत के अंदर जो एक वाज़े कमी है वो भी है। आज ही के दिन पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने का मंसूबा भी तय पा गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब तक अपनी बरामदात चीन भिजवाएगा और इस काम के लिए चीन पाकिस्तान में एक कंसोर्शियम कायम करेगा जिसके तहत चीन पाकिस्तान से मुख्तलिफ मसनूआत बरामद भी करेगा। अब ये जो तब्दीलियाँ हैं इस वक्त, जो मस्बत तब्दीलियाँ तौर पे, ये जुज़वक्ती हैं या कुल वक्ती हैं, सस्टेनेबल है नहीं है, बात करेंगे इस वक्त इकनॉमिक एक्सपर्ट माहिर इक़्तिसादी अमूर है डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, डॉलर को मार पड़ रही है, रुपया कहिए कि बेहतर हो रहा है, मुस्तहकम हो रहा है। वो जो ओपन मार्केट के अंदर 340 रुपये पर था सितंबर में, अब 275 पर ट्रेड हो रहा है। पेट्रोल की कीमत में खासी कमी वाक़ई हुई है। ये जो चेंजेस हैं ये सस्टेनेबल हैं, आप देख रहे हैं कि ना लॉन्ग रन ये सस्टेन करेंगी या जुज़वक्ती हैं?
रेहान, हम अगर 2 माह पहले चले जाएं तो पाकिस्तान ने जब IMF का प्रोग्राम साइन किया जुलाई में, तो उसके बाद पाकिस्तान में एक मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई देनी चाहिए थी, बिकॉज असल मकसद ही IMF के पास जाने का ये है, पर ऐसा नहीं हुआ। रुपया जो था वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा था और एक मार्केट ऐसी क्रिएट हो गई कि एवरीवन वाज बिलीविंग कि मैं जब तक अपनी वेल्थ को डॉलराइज नहीं कर लूंगा तो शायद मेरी जो वेल्थ है वो लूज कर जाएगी वैल्यू। ऐसा ही हो रहा था, 1 रुपया 1.5 रुपया रोज। ये क्यों हो रहा था? अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए भी पैसे हम दे रहे थे, पाकिस्तान की जो डॉलराइजेशन हो रही थी, सेंटिमेंट ये था, उसके भी पैसे डॉलर्स में जा रहे थे, जो स्मगलिंग के पैसे थे वो भी डॉलर्स में जा रहे थे। इस मार्केट को खत्म किया गया। ये एक तीसरी मार्केट थी, इररेगुलर, इललेजिटिमेट, इलिसिट मार्केट, जिसको ग्रे मार्केट कहते हैं। हमारे फैटिफ के लिए भी अच्छी नहीं थी। सो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेकर उसको खत्म किया गया। तो जो हमारी मनी चेंजर्स थे उन्होंने अपना काम फिर शुरू किया। उन्होंने अपने पैसे भी जो थे उनके पास एक्सेस आना शुरू हुए, क्योंकि डी डॉलराइजेशन हुई इकोनॉमी की। जब उधर से पैसे हमारी इंटरबैंक में भी गए और इंटरबैंक थोड़ा सा लिक्विड हुआ, तो आपने ये देखा कि 11% के करीब जब से ये एक्शन शुरू हुआ, 28 दिन एग्जैक्टली में हमारा जो रुपया है वो मुस्तहकम हुआ है हमारे इंटरबैंक में, और 20% ऑन दी ओपन मार्केट। ये एक खातिर खा डेवलपमेंट थी। इससे जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, आप 48 रुपए पेट्रोल की कीमत और 26 रुपए डीजल की कीमत पिछले 2 हफ्ते में कम कर पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मेरा ज़िमनी सवाल ये है कि ये तो एक कंपोनेंट है, ये ग्रे मार्केट को आइडेंटिफाई किया और वहां पे स्मगलर्स के घेरा तंग किया, लेकिन उसके साथ ऑब्वियसली वी नीड डॉलर्स इन द सिस्टम ना। हमारी FDIs कहाँ हैं, रेमिटेंसेस कहाँ हैं, कुछ सरमायाकारी हो रही है नहीं हो रही, ये तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लास्टिंग है, देर पा तो यही इफेक्ट होगा। ये जो क्वेर्सिव फोर्स इस्तेमाल हो रही है स्मगलर्स के अगेंस्ट, वो कितनी हो जाएगी? आखिर इसका कहाँ तक लिमिट है? इसकी कोई लिमिट तो है, वहाँ तक पहुँच के फिर क्या होगा? वो प्लेटो कर जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, या आपको लगता है कि नहीं इसके बाद ये जो FDIs या रेमिटेंसेस या डॉलर सिस्टम में आना, ये मामला भी इंप्रूव होंगे या बरामदात हमारी बढ़ रही होंगी, तो यही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा? रेहान, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। तो हमारा जो सेकंड जोज है गुफ्तगू का वो ये होना चाहिए कि अभी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो ले लिया, अब आपके पॉलिसी और स्ट्रक्चरल एक्शंस जो हैं वो डिटरमिन करेंगे कि क्या ये चीज़ जो है देरपा होती है कि नहीं होती। अब पॉलिसी एक्शन इन द शॉर्ट रन जो है वो क्या है? सबसे पहले तो 30 सितंबर के टारगेट्स पे बेस्ड करके IMF का रिव्यू कंप्लीट कराना इंश्योर करेगा कि जो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या हैं। आपके 5 अरब डॉलर आने हैं, आपने लेने हैं जाकर कमर्शियल लोन्स, आपके बायलैटरल लोन्स हैं, रोल ओवर्स हैं, 23-24 अरब डॉलर आपने इकट्ठा करना है इस साल में। सो रेहान, बिल्कुल आपने सही बात किया। इसके साथ साथ आपने जो अपने IMF के 720 मिलियन अभी लेने हैं और फिर $1 बिलियन एक और रिव्यू करा के लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आप अपने डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को संभालें। अब नंबर तो बात है जो आपने बहुत अच्छी की कि अब नॉन डेट क्रिएटिंग भी तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना। रेमिटेंसेस जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान की जो है बहुत ही वीक हो गई थी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पाकिस्तान की रेमिटेंस $2.1 बिलियन पे नीचे चली गई थी जुलाई एंड अगस्त में, ऑन दी एवरेज बात कर रहा हूँ। ये अप्रैल 2022 में $3 अरब थी। तो रेहान, आप तो जरूर तशवीश होगी आपको कि यार $1 अरब हम लूज कर गए हैं तकरीबन अपनी रेमिटेंसेस में पर मंथ। कुछ बेहतरी सितंबर के माह में हुई है। मेरी जो आई थिंक एस्टिमेट था उससे कम हुई है, 5% रेमिटेंस वापस आई है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अक्टूबर में ये रेमिटेंस थोड़ी और वापस आएगी, बिकॉज ओपन मार्केट और जो फर्क है इस वक्त इंटरबैंक का वो एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि फर्क इतना बड़ा था कि लोग रिमिट नहीं कर पा रहे थे। एक एक्सपोर्ट्स जो हैं अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। वो कंफर्टेबल इसलिए नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो इतनी जिसे आप कहें सहारा नहीं दे रही है हमारे एक्सपोर्टर्स को। ये बात दुरुस्त है। दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ी तो आपको पता है रेहान, इस वक्त अमेरिका में 550 बेसिस पॉइंट यानी कि 5.5% उन्होंने अपना जो फेड का फंड्स रेट है वो बढ़ाया। उनके लिए स्टॉक करना महंगा हो गया है ऑब्वियसली, तो वो नहीं इतने फ्यूचर के ऑर्डर्स दे रहे। हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। अब देखिए, ये जो अभी चेंजेस वाकई हुई हैं उससे शायद हेडलाइन इन्फ्लेशन पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या कोर इन्फ्लेशन पर भी फर्क आएगा? जबरदस्त बात आपने सामने रखी है। कोर इन्फ्लेशन पाकिस्तान की स्टिकी है और इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगी, ये बात आपकी दुरुस्त है।
पर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें भी अभी एक जुज बड़ा इंपॉर्टेंट बाकी है रेहान। अभी हमने गैस प्राइसेस को तब्दील करना है और मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि बीइंग इन द IMF प्रोग्राम हमने ये ऑलरेडी कर क्यों नहीं दिया। मैं मानता हूं कि इसका एक असर आएगा 50% के करीब जाके ऑन दी एवरेज जब आप तब्दील करेंगे, पर ये असर जो है मेरे और आप जैसे लोगों पर आएगा, क्योंकि गैस की फराहमी जो है वो एफ्लुएंट एरियाज को है। पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है और पाकिस्तान में जो लो मिडिल क्लास है और जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो तो LPG या लकड़ियां जलाते हैं। दैट्स 5 times द कॉस्ट ऑफ द गैस आई गेट इन माई हाउस। ये कर जाना चाहिए और इसमें कोई दो आरा नहीं होनी चाहिए। पर अगेन जहाँ पे मेरा मुफाद आता है या उनका मुफाद आता है जो इकॉनमी पे ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, तो शायद वो उसको देर से काम करते हैं। करना तो पड़ेगा, IMF विल आस्क अस टू डू इट। सो ये भी बात आपकी ठीक है। तो बोथ हेडलाइन एंड जो कोर इन्फ्लेशन है 1-2 माह तो शायद बहुत नीचे नहीं आएंगी, पर अगर सप्लाई साइड फूड की बेहतर हुई, जैसे राइस की क्रॉप अच्छी आ रही है, कॉटन की क्रॉप अच्छी आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी भी जो क्रॉप्स हैं वो इस दफ़ा पाकिस्तान 1/3 फ्लड्स के नीचे था पिछले साल। ये भी एक हकीकत है ना पाकिस्तान की, अब वो चीज़ रिवर्स कर रही है। सो लेट्स होप कि थोड़ी सी ये अब चीज़ें जो हैं वो सिस्टम में से गुजर जाएंगी। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है रेहान, हमारा फ्रेट 95% कैरी होता है रोड पे। सो डीजल की प्राइस बड़ी मैटर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फॉर अ डेप्थ एनालिसिस। बहुत शुक्रिया। गजा में फ़लस्तीनियों के लिए हर गुजरता लम्हा मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों के पास इसराइली हमलों से बचने की कोई जगह नहीं बची। 7 अक्टूबर से इसराइल की गजा पर जारी है मुसलसल बमबारी में 2800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। शहीदों में 1000 से ज़ायद बच्चे और 400 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल पहुंच चुके हैं, इसराइलियों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान की तरफ से अमरीकी सदर एंटनी ब्लिंकन US सेक्रेटरी खारजा के विजिट के बाद वहां पर पहुंचे हैं और ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि अगर इसराइल फ़ज़ाई हमलों को रोकता है, गज़ा पर फ़ज़ाई हमले नहीं होते हैं, यानी सीज़ फायर होता है, तो फिर हमास जो हॉस्टेजेस हैं, यरगमाल लोग हैं इसराइल के, उनको छोड़ सकता है। दूसरी तरफ रूस की तरफ से करारदाद UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जमा कराई गई। इसराइली जारियत की मजम्मत की गई, लेकिन इस करारदाद को भी मुस्तरद कर दिया गया। यानी जो 9 वोट दरकार थे हिमायत में, तकरीबन 5 वोट मिले, 4 ने मुखालिफत की, UA करारदाद भी मुस्तरद हो गई। सऊदी अरेबिया की तरफ से MBS की मुलाकात हुई एंटनी ब्लिंकन के साथ। ये मुलाकात जो एक रात पहले होनी थी, अगली सुबह जाकर होती है और वाशिंगटन पोस्ट को लिखना पड़ता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से US जो सेक्रेटरी खारजा है एंटनी ब्लिंकन, उनको ह्यूमिलिएट किया गया। ये बेइज्जती के मुतरादिफ है। अब इंटरनेशनल फोर्सेस कोशिश कर रही है, एक तरफ रशिया है, चाइना है और इस्लामी ममालिक हैं कि किसी तरह सीज़ फायर कराया जा सके, क्योंकि नुकसान निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों का हो रहा है। लेकिन बाइडेन इसराइल डटे हुए हैं इस मामले के ऊपर कि जब तक हमास का खात्मा नहीं करते हैं तब तक ये अटैक्स यूं ही जारी रहेंगे। और उस छोटे से खित्ते के ऊपर इतनी बड़ी तादाद के अंदर 6000 रॉकेट्स फायर किए जा चुके हैं। आर्मिस्टिक अकॉर्ड से लेके ऑस्लो अकॉर्ड, ऑस्लो से कैंप डेविड अकॉर्ड, कैंप डेविड के बाद नॉर्मलाइजेशन अकॉर्ड्स तक हमेशा सीज़ फायर होता रहा है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों की जानों की कॉस्ट के ऊपर। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।